नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ा ये खास कार्यक्रम बतकही बिहार की। एक छोटे से अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों त्योहार थे, दीपावली का त्योहार था और उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा त्योहार छठ था। तो सोचा कि हम भी क्यों ना कुछ छुट्टियां ले लें, आपको भी छुट्टियां दे दें और अपने अपने त्योहार के बाद एक बार फिर से हम इस राजनीति में वापस आए हैं और वापस आए हैं उस मुद्दे के साथ जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा है महागठबंधन की ओर से जारी वो चुनावी घोषणा पत्र जिसको लेकर अब तमाम बातें हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उसको तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है और यह प्रण तब पूरा होगा जब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बिहार की जनता को तय करना है और ये तय होगा 14 नवंबर को। लेकिन उससे पहले महागठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें खास बातें क्या हैं, क्या वो बातें इतनी सच्ची हैं कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको लागू कर पाएंगे, या फिर इनमें भी कुछ वो जुमले हैं जिन्हें चुनावी जुमला कहा जाता है और सरकार बनने के बाद भी वो भी अपने वादों से पलट जाएंगे। क्या है खास, इसी को लेकर के आज की बतकही बिहार की शुरू होगी और इसको शुरुआत करते हैं तीर्थेश जी से। तीर्थेश जी, लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं, दर्शक भी लंबे अंतराल के बाद हम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आज लंबे अंतराल के बाद भी मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, इस लंबे अंतराल में दो तीन चीज मैं कह देता हूँ। इसमें फर्स्ट जो हुए हैं पूरे इलेक्शन के समय, अगर आपको याद होगा, जनसुराज पहला पार्टी था जो कैंडिडेट्स को उतारे थे। एनडीए पहला गठबंधन था जो क्या अपने कैंडिडेट सीट शेयरिंग को फॉर्मुलेट किए थे। और लेकिन जब मैनिफेस्टो की बात आई तो फर्स्ट ये महागठबंधन ले हो रहा है, यानी 30 को एनडीए का वो आ रहा है मैनिफेस्टो। आज उसने अपना मतलब तीन अलग अलग हिस्सों में अपर हैंड की बात करें तो कहीं जनसुराज का रहा, कहीं एनडीए का रहा और घोषणा पत्र में अब इस बार महागठबंधन का हो गया है। अब आइए महागठबंधन के मेन पॉइंट्स पर। जो इसमें बहुत सारे मुद्दे ये तेजस्वी ने पहले भी कह चुके हैं, जैसे 30,000 जीविका कम्युनिटी मोबिलाइजर को, वो इसमें भी मेंशन है। फिर आपको जितने भी आपको अस्थायी कर्मचारी हैं उनको अस्थायी बनाया जाएगा, इसमें भी मौजूद है। लेकिन जो सबसे डिफरेंट जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि अगर आप देखिएगा हिमाचल, पंजाब और एक आध और राज्य वेस्ट बंगाल में भी इसकी बात हुई थी। हाँ, हिमाचल और पंजाब में ये तो लागू हो चुका है जब गवर्नमेंट वहाँ पर बदली थी। इवन आई थिंक राजस्थान। तो वहाँ अब ये लोग उस पर भी जा रहे हैं, जो क्या ये ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका कनेक्शन सीधा आप देखिए तो कम से कम 13-14 लाख सरकारी युवाओं पे पड़ेगा ये। हाँ, दूसरा जो है जो क्या 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की जो मांग हो रही है, 65% अगर आप देखिएगा तो ईबीसी और ओबीसी मिलाकर है। तो वो जो ब्रीच है सुप्रीम कोर्ट का 1992 इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद, तो उस ब्रीच को बोला गया है जो क्या 9वीं अनुसूची में, जैसे तमिलनाडु में ज़्यादा रिजर्वेशन ताकि इसकी समीक्षा 9th शेड्यूल को में लाया जाए, ठीक है। उसके वक्त संशोधन बिल को ख़त्म किया जाएगा। और जो दूसरी बात है, जैसे पर यूनिट बिजली जो हर घर को 200 यूनिट फ्री वाली, ये पहले भी बोले थे, तो इसमें भी है। 25 लाख का बीमा जो है, मेडिकल बीमा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स उस लेवल के हैं नहीं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग इलाज करवाते हैं, आपको मालूम ही है, क्योंकि कितने गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं बिल्कुल निश्चित तौर पे ये इसको खर्च करने में। और इसके अलावा माँ बहन योजना जो है 2500 पर मंथ, ये बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप देखिएगा, हरियाणा, बीजेपी की जीत का श्रेय दिया जाता है इस तरह की महिलाओं को। एमपी, महाराष्ट्र में लाडली बहना, लड़की बहना और इस तरह के मातृ वंदन योजना, इस तरह के बहुत, तो इस तरह वाले स्कीम्स आ गए हैं। कुछ इसमें स्कीम्स ठोस है, कुछ इसमें जो आपने बताया जुमले। राजेश जी, तीर्थेश जी ने मोटा मोटी इसकी चीरफाड़ कर दी है इनके पूरे घोषणा पत्र की।
मैं फिर भी उस मुद्दे पे आता हूं जो सबसे बड़ा मुद्दा है और इस घोषणा पत्र की पहली लाइन है, और इससे पहले भी तेजस्वी यादव उस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बिहार में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो मोटा मोटी हो रहे हैं 2.5 करोड़। इसको जुमला माना जाए? देखिए, ये तो तेजस्वी को भी पता है कि जो भी इस वक्त वादे कर रहे हैं, चाहे जीविका दीदी को 30,000 देने की बात हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे सबको आप जितने कॉन्ट्रैक्ट हटा के आप उसको परमानेंटली अपॉइंट कर देंगे, या फिर हर परिवार को, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर उसका वो 2% भी कर देंगे तो अपने आप को फुलफिल दिखाएंगे कि हमने कर दिया, पहला तो ये। और उनका मकसद भी यही है कि अगर वो 2% भी कर देंगे तो एटलीस्ट इनकी इस वक्त कोशिश ये है, क्योंकि बिहार में आप अगर देखें तो सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ना के बराबर है, वहाँ इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, इंडस्ट्रीज ना के बराबर है। ऐसे में अभी भी इस वक्त अगर कोई चपरासी भी हो, तो आप अगर शादी में ही अगर देखें तो लड़का अगर चपरासी है, कोई 4th ग्रेड का भी है, तो उसको माना जाता है नहीं बढ़िया है, सरकारी नौकरी में है वो। तो प्राइवेट में अगर कोई प्रेस्टिजियस नौकरी है, उसके बजाय लोग सोचते हैं 4th ग्रेड का है लेकिन सरकारी नौकरी है। तो ये क्रेज है, मेरा कहने का मतलब ये माइंडसेट है सरकारी नौकरी को लेकर। तो ऐसे में अगर तेजस्वी इस तरह के अगर वादे कर रहे हैं, तो वो लोगों के उस सेंटिमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस नब्ज को। और अगर, क्योंकि आप देखिए जो मेजर चीज पे वो चोट कर रहे हैं, महिलाओं को, एक महिला नीतीश का एक बड़ा वोटर रहा है। आप अगर देखेंगे 2020 में देखेंगे तो 119 ऐसी सीट थी जहां पर एनडीए के खाते में ज्यादा वोट पड़े थे, महिलाओं के वोट, महिलाओं की वजह से। और वो एक अहम फैक्टर रहा सरकार बनने के लिए। तो अब तेजस्वी की कोशिश है कि एक तरफ जहां मुसलमानों के लिए कहा है कि हम जो वक्फ संशोधन एक्ट है उसको हम रोकेंगे, दूसरा उन्होंने गया वाला मुद्दा उठाया है कि गया का जो बौद्ध गया का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट, वो बौद्ध को दिया जाए। तो एक तो माइनॉरिटी कार्ड खेल रहे हैं वो, संतुष्टिकरण। ये तो कहा है इसमें कि अल्पसंख्यक, सारे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा होगी। एग्जैक्टली। एक तो माइनॉरिटी कार्ड खेल रहे हैं, दूसरा महिला का कार्ड खेल रहे हैं, और तीसरा वो नौकरी पर चोट कर रहे हैं। नौकरी में मतलब सरकारी नौकरी कि हम देंगे सरकारी, और क्योंकि उनको दिखाने के लिए, कहने के लिए है कि हम पीछे, हमारी जब सरकार रही थी, हम डिप्टी सीएम थे, तो हमने 5 लाख नौकरी दी। तो ये एक उनके पास स्ट्रॉन्ग बुनियाद है, और वो इसके बहाने महिलाओं के साथ युवाओं को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका टारगेट अगर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है या नए वोटर्स हैं, या बेरोजगार यूपी या बिहार में एक बेरोजगारों की लंबी फहरिस्त है जो दूसरे स्टेट में है या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए। तो मुझे लगता है कि उनको लुभाने के लिए पूरी तरीके से तेजस्वी इस वक्त काम कर रहे हैं। जी, आपको जोड़ना एक छोटा सा चीज, जो ये हर घर नौकरी है, 2.67 करोड़ हाउस होल्ड है, जिसमें 2.5 करोड़ मान कर चलिए जो क्या निकलते हैं जिनको जॉब दिया जाएगा। और अगर आप देखें पूरे इंडिया में भी मिलाकर सारे स्टेट्स को उतना गवर्नमेंट जॉब, तो हम उस दिन भी चर्चा कर ही चुके थे जिस दिन तेजस्वी ने ये अनाउंस किया था। आजाद जी, इम्प्रैक्टिकल तो लग रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी मैं आपको बताता हूं, फिर आप बताइएगा। हमने देखा कि बिहार के लिए 12,000 ट्रेन की घोषणा की गई थी। वो 12,000 जब काउंटिंग का नंबर आया तो पता ये चला कि अगर एक ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है तो वो 7 ट्रेन हो गई। 7 बार गई और 7 बार आई तो वो 14 ट्रेन हो गई। इस तरीके से उसको 12,000 किया गया था, हालांकि फिर भी वो आंकड़ा पहुंच नहीं पाया था। अब जैसा कि इन्होंने कहा है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको भी परमानेंट कर दिया जाए, जीविका दीदियों की मदद कर दी जाए, जितने भी इधर उधर जो भी काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, संविदा के शिक्षक हों, बाकी तमाम जो चीजें हैं वो सबको काउंट कर लिया जाए, तो भी तो 2.5 करोड़ नहीं पहुंचेंगे। ये देखिए, ये वादे जो है ना, चुनावी वादे, दरअसल ये झूठ का पुलिंदा होता है। यानी इसमें कोई भी पार्टी, और कभी भी, मैं कह रहा हूं कि आप इतिहास में जब नज़र डालेंगे, और मैं जब इस डिबेट से पहले मैं चेक कर रहा था कि 1951 में जब चुनाव हो रहे थे तो नेहरू क्या वादा कर रहे थे। तो नेहरू भी रोटी, कपड़ा और मकान का वादा कर रहे थे, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य का वादा कर रहे थे, समानता और यानी अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है उसको कम करने का वादा कर रहे थे। और आज जब हम यहाँ पर मतलब 75 साल बाद भी जब डिस्कशन करने बैठ रहे हैं तो हमारे यहाँ अभी भी यानी रोटी का भी हल नहीं हुआ है। इसलिए सरकार को हर वक्त यानी हर महीने मुफ्त अनाज देने पड़ रहे हैं। अभी भी हम हमारे सरकार की वादों में मतलब ये वादों में ये रहता है कि हम उनको घर देंगे यानी मकान देंगे, यानी आज भी मकान
इसका सॉल्यूशन नहीं आया है। और स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल बिहार जैसे स्टेट में क्या है, हम उस जगह के रहने वाले हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं, सीधा देखते हैं। सच्ची बात है कि अगर किसी के सीने में धड़कता हुआ दिल है और वाकई वो दिल है, तो उसके आंखों से आंसू निकल आए कि इतनी दिक्कत होती है कि अगर आप किसी एक आदमी को चाहें कि इमरजेंसी में, जो गरीब है, कहीं कोई इलाज मिल जाए, पटना जैसे शहर में आके दर दर भटकना पड़ता है। और कहीं भी किसी भी सरकार में उनको, यानी पीएमसीएच हो कि एम्स हो कि इंदिरा गांधी, अरे डीएमसीएच का तो हाल हाँ, हमारे ही एक मित्र तो ने वीडियो में मतलब दिखाया किसी है। में, किसी के यहाँ आपको इमरजेंसी में मरते वक्त में भी एंट्री नहीं, मतलब एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ये अपनी जगह है। देखिए प्रैक्टिकल वादों में कितनी गड़बड़ी है। उन्होंने कहा वह कानून रोक देंगे। वह कानून केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून है, उसको वो कैसे रोक सकते हैं? तो जो बात कह रहे हैं, ये बात तो कानूनन ही मुमकिन नहीं है। वक्फ कानून को अगर कोई रोक सकता है बिना किसी, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रोक सकता है, या फिर भारत सरकार खुद कोई हो, केंद्र में सरकार जिसकी होगी, तो वो उसमें अमेंडमेंट ला सकता है, उसको जो चाहे वो सो कर सकता है। तो ये तो एकदम बिल्कुल बकवास है। आप जरा वादों में देखिए कि किस किस तरह के वादे आए हैं। तो कुछ इसमें जरा सा आपको मैंने कहा ना कि नेहरू ने भी रोजगार का वादा किया। आज भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है, बिहार के लिए सबसे बड़ा इशू है रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात ही बेकार कर रही है। कोई भी सरकार बिहार में ये बतलाए कि जो इतना पलायन हो रहा है उसको वो कैसे रोकेंगे। अगर वो पलायन पर कोई प्लान लेकर आते, ये बताते कि हाँ हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में हम कोई कुछ बड़ा काम करेंगे। एक बात उसने उसमें कही कि हाँ हमने 2000 एकड़ जमीन पर, यानी एक नॉलेज सिटी जैसे नोएडा में वो है। तो देखिए वो तो बातों की लेकिन बात है कि पलायन नौकरी रोकने की की कोशिश बात- हम नौकरी अगर देंगे तो नौकरी पलायन कहाँ रोकने से की दे कोशिश सकते हैं? ये तो झूठ है ना, नौकरी कैसे दे सकते हैं? वादा है नहीं, नौकरी हो ही नहीं सकता है। ये वादा सिर्फ और सिर्फ हवा में है। ये देखिए इस तरह के वादे हमने खुद मोदी सरकार के भी देखे थे। उन्होंने भी एक जमाने में बहुत सारे वादे किए, 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या हुआ वादों का उनके? उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे भारत को 2025 में। क्या हुआ? अभी 4 ट्रिलियन पर हम बढ़े हुए हैं। लेकिन सरकार तो बन गई ना। नहीं, बात ये है सरकार कि बनने से सरकार तो नहीं बन है। गई। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की, उन्होंने कहा था 2025 में कि ट्यूबरक्लोसिस को हम खत्म कर देंगे। इस दुनिया में अभी जितना ट्यूबरक्लोसिस का केस है उसका 25% केस जो है अकेले भारत में है। अकेले भारत में है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये वादे नहीं हैं, ये झूठ का पुलिंदा है, ये जुमले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने कहा है कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। इसी तरह का वादा मध्य प्रदेश में किया गया, राजस्थान में किया गया, राजस्थान में होली दिवाली आज सिलेंडर तक देंगे। पूरा हुआ नहीं हुआ। इन्होंने वादे किए हैं कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इसी तरह का वादा दिल्ली में किया गया और कहा गया था कि पहली कैबिनेट में करेंगे। क्या हुआ उन वादों का भाई? तो हमको ये साफ दिख रहा है कि जनता ठीक है अपनी तरफ से किसी भी तरह से वो उस झांसे में आ जाए, लेकिन ये वादे पूरे होने वाले नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर वादे करके सरकार में तो आ जा रहे हैं ना, सरकार में तो आ रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल की बात कर रहे हैं या फिर इन्होंने जो कहा है कि इससे पहले हर लोगों को परिवार ब्लैक मनी लाने की एक वो भी था, बड़ा एजेंडा था। 25 रुपए में पेट्रोल वाले झांसे में आ गए। सरकार तो बन गई। नहीं, सरकार बन जाए अलग बात है। हमारा काम ये है ये बताना लोगों को कि देखिए इन वादों में झोल क्या क्या है। इनके वादे देखिए 200 यूनिट मतलब जो मोटे तौर पर बिजली फ्री, हमने कहा दिल्ली सरकार में क्या ये मुमकिन भी नहीं है। बिहार सरकार के पास उतना बजट ही नहीं है। गरीब परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर देंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। देने को देंगे 12.5 करोड़ परिवारों में जो 2.5 करोड़ आप हाउस होल्ड बोल रहे हैं, कितने परिवार होंगे जो अमीर होंगे वहां पे? इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर का जो है ना, बिजली के स्मार्ट मीटर का हम त्रुटिपूर्ण जो होगा, एरर होगा, दूर करेंगे। ठीक इसी तरह का वादा 2013 में केजरीवाल चढ़ जाते थे पोल पर और करते थे, और इस तरह का एक तरह का ये नाटक शुरू हो जाता है चुनाव से पहले, और भोली भाली जनता कई बार इसके झांसे में आ जाते हैं। इस तरह का वादा यहाँ भी दिख रहा है। हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे इसमें दर्दनाक बात कह रहे हैं कि जो मनरेगा का मजदूरी है ना, वो हम उसको 300 रुपया कर 255 से बढ़ा के 255 से बढ़ाकर। मैं कह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि इस देश में पूरे यानी 30,000 रुपया एक आदमी कमाएगा, 100 दिन की गारंटी है। नहीं 200 दिन, वो कह रहे हैं 100 की जगह हम 200 दिन देंगे नौकरी आपको, काम देंगे। 30,000 के बजाय 60,000 रुपया हो जाएगा। इस देश में एक परिवार अगर 60,000 रुपया अगर कमाएगा, उसके साथ ये मजाक नहीं तो क्या है कि हम अभी इस चीज पर बहस कर रहे हैं। हम एक तरफ वादा कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और हम 300 रुपया एक आदमी को कमाने के लिए, जिससे घर में कोई भी 5 आदमी से कम नहीं रहता होगा, 300 रुपया मजदूरी, ये एक तरह से देश में ये भद्दा मजाक है। हम गरीबों के मुद्दे पर एकदम खामोश हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे दिलों में धड़कता हुआ सीना नहीं है
जो इस तकलीफ को समझ सके। बिल्कुल, इस बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना ये ज़रूरी समझता हूं कि हम ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि फिलवक्त अभी सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो हम जितनी भी समीक्षा अपने तय कर सकते हैं हम उसी गठबंधन की कर रहे हैं। जब एनडीए का भी घोषणा पत्र आएगा उसमें भी ऐसे ही वादों की भरमार होगी तो हम उसको भी करेंगे। इसलिए मैं बस अपील इतना ही करना चाहता हूं कि सिर्फ इसकी वजह से आप जज ना करिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसमें हमें क्लियर बताना चाहिए कि 2014 में मोदी ने ये वादा किया था, बीजेपी ने, कि हम 100 स्मार्ट सिटीज लाएंगे। ये वादा पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है, इसमें कहने की बात नहीं गया उसमें। उन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मनी लेकर वापस आएंगे। ब्लैक मनी कहां लाए, क्या लाए, पूरी जनता जानती है कि ये वादा बिल्कुल का खोखला और झूठा साबित हुआ है। इसी तरह से उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, ये इस पर सवाल विपक्ष उठा रहा होता है। बुलेट ट्रेन उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट, उस पर भी सवाल है लोगों का। सब कुछ है। नदियों को जोड़ने की बात उन्होंने कही थी, अब तक के नदियों को जोड़ने को लेकर बात नहीं आ पाई है। शिक्षा में सुधार उन्होंने किया है, किसानों की आय डबल आय करने की बात कही थी, ये आय भी डबल नहीं हुई। एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो वादे अगर नहीं करेंगे तो लोग झांसे में आएंगे कैसे? सबने वादे किए, अब ये देखना बस, ये प्रशांत किशोर ने भले ही इसका कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, वादे उन्होंने भी लंबे चौड़े कर लिए हैं, वादे इन्होंने भी लंबे चौड़े कर लिए। अब ये बताइए कि झांसे में आएगा कोई कैसे? देखिए, इलेक्शन साइकिल होता है। इलेक्शन साइकिल के समय क्या होता है, जो क्या मेमोरी जो होता है लोगों की बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में लोग भूल जाते हैं जो क्या वो काम किया था क्या नहीं। अगर सबसे पहली बात जो क्या हमें तो ये देखना चाहिए, जो क्या 2020 में जो एनडीए ने वादा किए थे बिहार में नीतीश कुमार के अंडर, वो फुलफिल हुए हैं क्या? मोस्ट ऑफ देम नहीं हुए हैं। अगर वो हो जाते हैं तो ये वादे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन फिर भी लोग, क्योंकि लोकतंत्र है, वो लोगों को वोट देना है और बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं नहीं। अभी तक कहना, अगर आप देखिए तो 3 मेजर पार्टीज हैं, 3 तरह के, एक एनडीए, एक महागठबंधन और तीसरा जनसुराज, और भी छोटे छोटे पार्टियां हैं, मोस्टली इंडिपेंडेंट्स हैं। तो अब ये देखना है जो कि आप लोगों को यही इसी में मतलब ये तो तय है ना कि झांसे में ही आना है, चाहे ये दे चाहे वो दे। हाँ, आपका जो नोटा भी जो आया था उसका कोई प्रोमिनेंस नहीं हुआ। अगर आप एक भी वोट लाते हैं, नोटा आपसे ज्यादा लाता तो आप जीत जाइए, तो नोटा भी निरस्त है। तो इस तरह आपको झांसे में ही आना है, इस तरह के लोकतंत्र है यहाँ पर। और दूसरी बात है ना, अकाउंटेबिलिटी इज द बिगेस्ट पॉइंट, जो कि हमारे नेता फुलफिल नहीं करते हैं। ये हॉलमार्क है किसी भी, आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज देखें, अकाउंटेबिलिटी को फुलफिल नहीं करना। उन लोगों को ये लगता है जो कि हम इसको ड्रैग करके अगली बार भी चुनाव जीतेंगे, ये उन लोगों की मुहिम होती है। ये नहीं होता है जो कि इस काम को ख़त्म करके दूसरे काम को लें और बताएं देखो ये काम मैंने कर दिया है, अब दूसरे काम को करूँगा। तो ये तब जाकर और ऑनेस्टी आएगी। वो ऑनेस्टी मिसिंग है कोई भी इंडियन इलेक्शंस में। राजेश जी, जैसे मान लीजिए हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, सुबह से आप भी किसी काम में लगे होंगे, मैं भी किसी काम में लगा होऊंगा। हम एक काम को कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरे काम में बढ़ते हैं। जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये प्रोसेस होगा, एडिट होगा, और तब जाके कल हम ये वीडियो फिर दूसरा रिकॉर्ड करेंगे किसी दूसरी बहस के साथ। ये जो पूरे घोषणा पत्र बन रहे हैं, इनके सबके अगर 2015 से ही देख लीजिए, 2015 में महागठबंधन ही था जो जीता था। 7 निश्चय करके एक प्रोग्राम बना था, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बनाया गया था। आज की डेट में भी उसी 7 निश्चय की बात हो रही है। और जहां तक मेरी उम्मीद है कि जो परसों घोषणा पत्र आने वाला है महागठबंधन इनका, एनडीए का, उसमें फिर से उस 7 निश्चय का जिक्र होगा। कब तक इसी जिक्र को हम करते रहेंगे और कब तक हम उसी तरीके से झांसे में आते रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप चुनाव के वक्त किसी डिक्लेरेशन लेके आते हैं, आप चुनावी वादे लेकर आते हैं, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आपको वोट दिला पाए। लहलहाते वोटों को काटने के लिए जो चीज़ें आपको रखना है वो आप रखेंगे। वो वादे आप चाहे फुलफिल नहीं करें, कोई भी पार्टीज हो, वो गुरेज नहीं करेगी। वादे अगर उनको लगता है कि इस समय वोट मिलेगा तो वो वादे करेगी। और इसमें कोई भी पार्टीज जो है वो छोटी छोटी नहीं है। और इसीलिए देखते हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट है, कई लेवल पर पार्टियां अपनी तरफ से फीडबैक लेती है, सर्वे कराती है कि क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है, उसके बिहार पे उनके एजेंडे बनते हैं। अब इस तरीके से आप देखें तो, क्योंकि हर दल का फोकस इस वक्त महिलाओं पे है, युवाओं पे है,
अब तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अभी तक एनडीए की तरफ से अमित शाह कह रहे हैं कि वहां पर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं उनके सीएम कौन है, इधर इनका सीएम फेस ऑलरेडी है। तो वो लगातार तेजस्वी यादव लगातार जो चोट कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, जो गिना रहे हैं 20 साल के इनके सरकार में विफलता, जो इन्होंने वादे किए पूरे नहीं किए, करप्शन को टारगेट कर रहे हैं जबकि उनके ऊपर खुद दागदार हैं, उसके बावजूद बेरोजगारी को मुद्दा बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के लगातार जो चीज़ें हो रही है, लेकिन जब आपने ये कहा है कि लगातार जब बार बार आप उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रहे फिर रख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फिर उस मुद्दे से हमें वोट मिलेगा, तो इसीलिए फिर एक नए तरीके से नए कलेवर के साथ वो चीज़ें रखी जा रही है लोगों के सामने। मतलब रिपैकेजिंग ही कहा जाए ना आजाद जी इसको। तो देखिए, पूरी तरह से कोशिश, सही बात है कि किसी भी तरह से जनता को जो है बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश होती है कि उनका हम वोट किसी भी हाल में ले। इसीलिए इस मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि हर वर्ग को, ऐसा नहीं, इस तमाम वर्ग को इसमें चिन्हित किया गया और उसके लिए उसके हिसाब से वादे किए गए। देखिए, बीमार हर कोई होता है, उनको वादा किया गया। देखिए, किसी भी समाज में जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए हर तरफ से हमदर्दी होती है, उनको उन्होंने टारगेट किया कि उनको हम पेंशन मतलब पैसे देंगे। हर समाज में बुजुर्ग और महिलाएं हमारे लिए सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं या देखे जाते हैं इनमें, तो उनको उन पर भी इसने नज़र दी गई। अल्पसंख्यकों को एक वोट के लिए एक फैक्टर माना जाता है हर जगह, इसलिए उन्होंने वहाँ भी वादे किए। और एजुकेशन, रोजगार, ये सबसे बड़ा इशू होता है, तो इसको भी, और हेल्थ, तो इस तरह के तमाम वादे, यानी और महिलाओं पर तो इनकी खास नज़र इसलिए है कि नीतीश कुमार की तरफ महिलाओं का झुकाव अब तक के रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि ज़्यादा रहा है। तो ये इनकी कोशिश है कि भाई खासकर जीविका दीदी वाले वोट पर कि वो लोग हमारी तरफ कैसे भी आ जाएं। तो यानी इसमें तमाम इसको थोड़ा पर्टिकुलर और समझना चाहता था ये महिलाओं वाले मुद्दे को आजाद जी आप ही से, कि हमने देखा पिछले चुनाव में कई चुनाव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, कम से कम ये 4 बड़े ऐसे चुनाव रहे हैं जिनके सेंटर में महिलाएं रही हैं। माई बहन योजना, लाड़की बहन योजना, लाडली योजना, इस तरह की तमाम योजनाओं का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखा है। क्या ये वो इम्पैक्ट दिख रहा है जो जीविका दीदी को भी मदद करने की बात की जा रही है और जो महिलाओं के लिए अलग से जो बात की जा रही है? बिल्कुल, ये उसी का इम्पैक्ट है। यानी ये बात देखिए, हुआ क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में एक जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि नारी सशक्त हुई है। ये एक सच्चाई है और ये लगातार सशक्त हो रही है। जब नारी सशक्त होंगी तो वो अपने वोट का फैसला खुद भी कर रही हैं। और चूंकि हमारे यहाँ वोटिंग पैटर्न ऐसा है कि जिसमें ये पता लगाना किसी के लिए, यानी किसी के हस्बैंड के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो किस पार्टी को उसकी वाइफ ने वोट किया नहीं किया, तो ये आसानी भी है। और चूंकि घर के फैसले पे नारी का असर हमेशा औरतों का ज़्यादा रहता है, तो इसलिए सरकार टारगेट कर रही है महिलाओं को कि ताकि वो हमारे लिए कुछ बेहतर हो पाए। और जिस तरह से योजनाएं पूरे इंडिया में हर वक्त देख रहा हूँ कि महिलाओं को फोकस करके किया गया है, उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आए हैं। और एक बार ये हम लोग मानते भी हैं कि महिलाएं जो इरादा कर लेती हैं और उनको लगता है कि नहीं ये वादा बेहतर है, अच्छा है और उनके हक का है, तो फिर वो किसी और एंगल की तरफ ने, मतलब जो चुनाव में बहुत सारे जो एंगल होते हैं उसकी तरफ वो नहीं झुकती हैं। अच्छा। तो इसीलिए हर पार्टी का फोकस है कि महिला हमको किसी तरह से हमारे मतलब हमारा वोट बैंक बन जाए। तीर्थेश जी, ये तो सिर्फ उस जो तेजस्वी प्रण है उसकी बात हो गई। राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी पिछले 1 सितंबर से लेकर आज तक बिहार में दिखे नहीं। 57 डेज हो गया, कल से शायद रैली करेंगे। फोटो भी छोटी कर दी गई। इस फोटो भी छोटी कर गई, इसी को लेकर के विपक्ष हमलावर भी है। हो सकता है जो कि 2-3 चीज जो उभर कर आ रही है, जो क्या शायद वो जितने भी प्रोमिसेस हैं उनको लग रहा है ये प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो सकते, तो मैं इससे अलग हूँ। दूसरी बात है वो जो कि कांग्रेस को नंबर ऑफ सीट्स जो 61 सीट्स वो ज़्यादा चाह रहे थे, उतना भी नहीं मिला। तो ये सब तमाम लेकर, लेकिन एक चीज़ जो था 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जो मुहिम और कांग्रेस को जिस तरह से वो पटरी पर लाए थे वो डिरेल हो गया इस एब्सेंस में। और अगर आप देखिएगा राहुल गांधी का ड्यूरिंग इलेक्शन यही ट्रेंड रहा है, मिसिंग राहुल गांधी हो जाते हैं, नहीं मिस कर देते हैं। जब मोमेंटम बना करके जब पीक पे होता है वो पीछे हट जाते हैं। तो ये दिक्कत है। अब कल से करेंगे तो कितना, अब तो एनडीए से आप देखिए प्राइम मिनिस्टर उतर चुके हैं, योगी उतर चुके हैं, यूपी सीएम,
अमित शाह उतर चुके हैं और भी कई नेता उतर चुके हैं, और पूरा नीतीश कुमार यानी बीजेपी के जितने भी सीएम हैं, यानी पिछले दिनों तमाम ने बिहार का दौरा अलग अलग जिलों में किया है। सीएम है, मैं तो विधायकों को देख रहा, उत्तर प्रदेश के एक एक विधायक को एक एक विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया है, और वहां पर जाकर के वो बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। छठ का त्योहार, दिवाली का त्योहार, सब आए, वो घर नहीं गए, अपने अपने यहाँ वो जमे और हुए हैं। 20-20, 25-25 लोगों की मतलब लोगों को जमा करके, यानी जो इस तरह के नेता होते हैं, और वो लोगों को पार्टी का अपना पूरा फंडा बता रहे होते हैं कि बीजेपी का क्या करेगी नहीं करेगी। यानी इतने छोटे स्तर पे बड़ी रैलियां तो कर ही रहे हैं बड़े नेता, लेकिन जो विधायक स्तर के नेता हैं या पार्टी, मैंने पिछले दिनों स्वतंत्र देव सिंह को देखा, हाँ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री हैं, 25 लोगों की सभा को संबोधित कर रहे हैं बिना माइक के। मतलब वो सभा क्या है कि वो आपस में बैठक है। मैंने भी वो तस्वीर देखी थी, और इस लेवल पे मतलब लोगों से पे जो रीच करना है ना इस मामले में, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार में भी है, और चूंकि उनके पास कैडर बेस्ड पार्टी है और उनके कार्यकर्ताओं तक उनकी पहुंच आसानी से वो कर पाते हैं, तो लेकिन इस काम को बहुत यानी सिस्टमेटिक तरीके से वो कर भी रहे हैं। यहाँ पर दो चीज हुआ कांग्रेस के साथ। एक तो वो मोमेंटम बना, मोमेंटम के बाद ये हुआ जो कि मुझे ज़्यादा सीट्स पर लड़ना है, तो वो नहीं मिला। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी में खुद वो तालमेल नहीं खींचतान है, अंदरूनी अल्लावरू जो वहां तक कांग्रेस को खींच के ले गए, उनको खुद हटना पड़ गया, और उन पर आरोप भी लगा जो कि पैसा लेकर है ना वो टिकट दे रहे हैं। तो ये सब आरोप पार्टी के लिए खराब ही है, क्योंकि 27% स्ट्राइक रेट है, और सबकी नज़र ये है जो कि 61 सीट्स पर जो लड़ेंगे कितना वो जीत पाते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। राजेश जी, हम जब ये पूरा चुनाव देख रहे हैं, अभी कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे थे, 2020 का भी चुनाव याद आता है। तेजस्वी यादव ने अपने हेलीकॉप्टर को जैसा लग रहा था कि वो मोटरसाइकिल बना दी है। पूरे दिन में कम से कम 20-20 सभाएं करते थे, हर जगह जाते थे, रुकते थे, खाते थे, बोलते थे, 15 मिनट बोला, निकल लिए। तेजस्वी यादव में भी वो रफ्तार नहीं दिख रही है इस बार, जितनी जनसभाएं उनको करनी चाहिए थी या पिछली बार वो करते थे, वो नहीं कर रहे हैं। क्या वजह देख पा रहे हैं आप इसको? देखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ और? नहीं, महागठबंधन जिस तरीके से अपनी बातों को मनवाने में सफल रहे हैं वो सीएम के तौर पर, तो ये तो एक कह सकते हैं उनकी बड़ी जीत है कि एक तरीके से। अब दूसरा ये फैक्टर आप देखिए कि अगर मुस्लिम और यादव एक तरफ से पोलराइज हो जाता है, साइलेंट वोटर कहा जाता है महिलाओं को, वो अगर वोट अगर खींचने में कामयाब हो जाते हैं, और कुछ जो है पिछड़े ओबीसी के कुछ वोट अगर वो काट लेते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसमें उनको कोई रोक पाएगा सरकार बनाने से। एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे इस बार तेजस्वी यादव 36 साल के हैं, पिछली बार 31 साल के थे। पिछली बार उनके कमर में दर्द भी हो गया था, बावजूद इसके वो लगातार कैंपेन कर रहे थे। इस बार वो, अगर आप पिछली बार के फोटो से कंपेयर किए, ज़्यादा बल्की हो गए, वेटी हो गए हैं, यानी उनका वजन बढ़ा है। तो ये सब भी बहुत, एक बार प्राइम मिनिस्टर बोले भी थे एक मीटिंग में, जो क्या आपका वज़न ज़्यादा बढ़ गया है तेजस्वी जी। तो इस तरह के भी मामले आते हैं जो कि आदमी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहता है, चलो हो ही जाएगा। लेकिन जो आपको है ना, जब चुनाव है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया जो कि बीजेपी के जिस तरह से पूरे इलेक्शन एजेंट और ये सब नेता चुनाव में रहते हैं, जब आप उस बिग फोर्स का मुकाबला कर रहे हैं, तो आपको भी बहुत निम्बल होना पड़ेगा और बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तभी जीत सकते। आजाद जी जैसा कि कह रहे हैं, उनके पास तो हासिल करने के लिए सब कुछ है ना, खोने के लिए तो कुछ नहीं है। नहीं, और हासिल करने के लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, ये इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। दरअसल पिछले चुनावों से अगर जब आप तुलना करेंगे, तो इनको कई मुश्किलों का भी सामना है। मतलब पिछली बार परिवार में कोई इस तरह का मतभेद नहीं था, इस बार इनको परिवार से भी वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या जो है वो मतभेद इनके खुलकर सामने आ गए। दूसरी बात यह है कि इनको अपनी लीडरशिप में एक तरह से सीएम कैंडिडेट भी घोषित कराने के में एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी, और चुनाव के डेट अनाउंस हो गया। मतलब यानी आपने तमाम यानी क्या कहते हैं, इलेक्शन के लिए पर्चा दाखिल करने का डेट खत्म हो गया, लेकिन आप अभी तक कैंडिडेट की लिस्ट नहीं जारी कर पाए। ये मशक्कत बहुत मुश्किल है कि किसी भी सारी पार्टीज ने महागठबंधन यानी आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं कर सके, तो ये दिक्कत तो इनको झेलनी ही पड़ी है।
और देखिए अगर ये कॉन्फिडेंट नहीं है, इनको अभी इस तरह के अंदरूनी कई सारे झगड़ों को सुलझाने की वजह से जो है ना, अब तक इनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि वो जनता से संवाद कर पाए। मतलब ये आपसी राजनीति में, आपसी आपसी झगड़े राजनीति में में उलझे हुए हैं अब देखिए बहुत ज्यादा। चुनाव के वक्त में राहुल गांधी गायब हो जा रहे हैं, आपका पार्टनर, ये सवाल तो उठाएगा विपक्ष भाई। तो इसलिए जो भी था, देखिए ले देकर कम बेस करके जो भी था, इनको ये सारा सेटलमेंट वक्त से पहले कर लेना चाहिए था, ताकि ऐन चुनाव के वक्त में इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए था इनको। और इससे इनका माहौल खराब हो रहा है। जैसे कांग्रेस के पास राहुल गांधी स्टार प्रचारक के तौर पे हैं, सोनिया गांधी स्टार प्रचारक के तौर पे हैं, प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक के तौर पे हैं। प्रियंका गांधी की एक भी रैली नहीं हुई राजेश जी, अभी तक तो नहीं हुई। राहुल खुद दूर थे अभी तक, तो मुझे लगता है कि अब जब मान लीजिए वो दूर हैं, वो कुछ फंसे हुए हैं, वो कुछ यात्रा में है, प्रियंका को भेज देते। प्रियंका स्टार प्रचारक अब है, जब एक दिन बाद आपको राहुल की 2 रैली है तेजस्वी के साथ मुजफ्फरपुर दरभंगा में, तो मुझे लगता है इसके बाद प्रियंका भी एक्टिव होंगी वहां पर, क्योंकि अगर उतरी है कैंडिडेट्स अगर लड़ रही हैं, फाइट कर रहे हैं तो। अविनाश, मैं बताता हूँ 6 को फर्स्ट फेज इलेक्शन 121 सीट, तो 4 के लिए आपको बंद हो जाएगा, 4 को बंद हो जाएगा। 4 दिन उधर, 2 दिन इधर, 3 दिन इधर कल से लगा के 7 दिन, यानी 1 वीक बचा है। 1 वीक में आप क्या कर सकते हैं? अभी तक आपके स्टार प्रचारक नहीं उतरे हैं। 120 से ज्यादा सीटें हैं, 121 सीट्स, और ये 121 सीट्स में अगर आप देखिएगा पिछले बार के कंपेयर कीजिएगा तो महागठबंधन का लीड था उसमें, यानी एनडीए पिछड़ा हुआ था। तो और ये इतना तरीके से एनडीए इसको लीड कर रहा है। अब रिजल्ट क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, अभी 14 को ही मालूम चलेगा। लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है, जो क्या आपका जो कैंपेन में आप पिछड़ते जा रहे हैं, आपको अभी तक पूरा ब्रह्मास्त्र छोड़ देने चाहिए। तो वो तो फिर तो इनडायरेक्टली हो जाएगा कि हम किस तरीके से तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उस लेवल पे भी वो कहीं ना कहीं तेजस्वी एक क्लियर है कि तेजस्वी इस वक्त महागठबंधन के नेता हैं। ये तो इसमें आप कोई यानी इफ एंड बट नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी को खुद अपनी पार्टी के नेताओं के लिए ही नहीं, उनको अपने तमाम घटक दलों के नेताओं के प्रचार में जाना चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए सीपीआई एमएल को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम मुकेश सहनी की पार्टी के नेताओं को तो जरूरत पड़ेगी उनकी ना। और सच बात तो यह है कि हमें सीपीआईएमएल हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम, सभी पार्टी के नेताओं के पास जाना चाहिए, ताकि ये भी संदेश जा सके कि तेजस्वी सारे को लीड कर रहे हैं और सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले तो ऐसा दिख नहीं रहा था, तो अब जो कुछ वक्त बचा है उसमें तो पूरा जी जान के झुक जाना चाहिए, और सुबह से लेके शाम तक इनको पूरी तरह से रैली करते रहना चाहिए। अविनाश, मुझे लगता है कि पिछले बार का जो कैंपेन था तेजस्वी का, वो ज्यादा आक्रामक था। अभी 2024 लोकसभा का चुनाव बहुत आक्रामक था उनका, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा उस तरह का कंपेयर किया जाए तो उस तरह का वो नहीं, आक्रामकता नहीं दिख रही है। आजाद जी, IRCTC घोटाले से भी कोई संपर्क है क्या इसका? देखिए ये अभी थोड़ा सा तो कुछ ज्यादा हो जाएगा इस पर कोई टिप्पणी करना, क्योंकि देखिए ये मामला अदालत में है और मतलब ये फंसे हुए हैं अपनी कानूनी प्रक्रिया में, उसमें भी वक्त इनका जाया हो रहा होगा। देखिए कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ तो सारा, मतलब आप अगर आप देखते हैं कि क्राइम मीटर जब आप देखते हैं, लेकिन जिस तरफ इशारा हम ये कर रहे हैं कि क्या कोई प्रेशर है ऊपर से, तो इस पर तो टिप्पणी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात सच है कि किसी भी वजह से हो, परिवार ही फंसा हुआ है पूरी तरह से, और अपने गठबंधन दल के झगड़ों को भी वो नहीं सुलझा पाए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब जो भी वक्त बचा है, इनको पूरे मतलब आक्रामक तरीके से और पूरे जोश के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ जो है ना, उनको मैदान में ही होना चाहिए। और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे तो लोगों में सिर्फ ये संदेश भेजना होता है कि भाई नेता बहुत एक्टिव है, और चूँकि जनता ये सब भी देख रही होती है कि भाई आप कितने एक्टिव हैं, कितना आप जो प्रचार अपना आपको जीतने के लिए नहीं कर सकते हैं, तो सरकार पर आपको कैसे लोग यकीन करेगा कि आप सरकार भी सही से चलाएंगे या मेहनत करेंगे, लोगों के आवाम की बात करेंगे। तो इसलिए इनके साथ इनको और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। राजेश जी, मुझे लगता है कि इस वक्त एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो अगर तरीके से लोग भुना लें, और जिस तरीके से जाति समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम यादव, उसके साथ कुछ EBC जो अति पिछड़े हैं उनको अपनी ओर खींच लें, महिलाओं को खींच लें, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी अपने मकसद में कामयाब हो जाए। देखिए एक बात आपको मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स वोट को अगर आप जैसे ही उन्होंने पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री के तौर पर सहनी का नाम अनाउंस किया, तो सोशल मीडिया पर मुसलमान के जो नए लड़के हैं उनकी तरफ से इस कदर रिएक्शन आया कि इनको अपना
अब दोबारा इनको आना पड़ा, बताना पड़ा कि एक नहीं 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे और मुसलमान भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी और भी मतलब 4 और समुदाय से बनेंगे, यानी वो इशारा पूरी तरह से। और चूंकि सोशल मीडिया के हम दौर में हैं और मतलब जो नए वोटर हैं उनकी भी तादाद अच्छी खासी है, और जो नया वोटर है उनके जहनों को हम जब अभी गए लोगों से बातचीत से, तो वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं समझता है मुसलमान। वो बात कर रहा है कि बराबरी की बात कर रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ें पढ़ रहा है, और चूंकि आजकल हाई स्कूल में कॉलेज के छोटे छोटे मतलब में जो चीज़ें पढ़ाई हो रही हैं वो उसी को समझ रहा है। हकीकत की दुनिया में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो सवाल उसी लेवल पे कर रहा है कि भाई आप मुझे कितना % टिकट दे रहे हो, और हर कुछ डेटा आ जा रहा है मिनट के अंदर में। टिकट पर बहुत सवाल हुए, जबकि सभी पार्टियों के मुकाबले में तेजस्वी ने सबसे ज्यादा टिकट दिया, 18-19 टिकट दिए। लेकिन इस पर भी नाराजगी जताई गई कि जिसकी जितनी आबादी वहां आपने क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने खुद आपने 51 और 53 के करीब अपने टिकट दिए। तो एक छवि ये भी उभरी कि जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है ये MY पार्टी नहीं है, ये Y पार्टी है सिर्फ, और उसमें M में उसमें मल्लाह को जोड़ा गया, क्योंकि साहनी तो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं बिल्कुल कहते और हैं। उन्होंने 15 कैंडिडेट खड़े किए और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो इसको लेकर भी हंगामा है। तो मैं ऐन मुमकिन है कि VIP के कैंडिडेट को मुसलमानों का वो समर्थन नहीं मिले जो समर्थन शायद RJD को मिल जाए। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर, मतलब बहुत सारी चुनौतियों में तो घिरे ही हुए हैं। और मैं कहा कि यंग जो लड़के हैं, जीत हार तो 5000 से होता है, और ये बच्चे मतलब नाराज हैं। अच्छी कुछ बच्चों का यकीनी बात है, जो नए वोटर की बात है, मैं बच्चे कह रहा हूँ, नए वोटर में कुछ लोग जो हैं मतलब MIM की तरफ भी जाएंगे, और कुछ लोग यानी चूंकि प्रशांत किशोर के वादे में बहुत ज्यादा लुभावनापन है, एक नया बिहार बनाने की सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स उन्होंने, हाँ, और उन्होंने एकदम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को अपने उनकी आबादी के बराबर दिया है, तो उसमें भी वोटर जाएंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी को डायरेक्ट फाइट देगी मुसलमान वहां वोट करेगा, बजाय PK में जाने के और AMM जाने के। ये चुनाव के एक दिन पहले ये तय होगा, अगर 4 तारीख की वोटिंग है तो 3 तारीख की शाम तक जो माहौल रहेगा उसके हिसाब से जाएगा। तो चलिए, हम अपनी पूरी बातचीत को, आज का हमारा केंद्र बिंदु यही था कि तेजस्वी यादव ने जो महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया है उसमें क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, कितने असली वादे हैं, कितने जुमले हैं, इन सब की हम समीक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। और जब NDA का घोषणा पत्र आएगा, संकल्प पत्र जिसको वो हमेशा से कहते आए हैं, अगर वो आएगा तो फिर हम उसके भी नीरछीर विवेक के हिसाब से अपनी समीक्षा करेंगे, और फिर कल एक नए वीडियो के साथ, नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए ABP लाइव।